हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके नोट्स पर। हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा नदिया टॉपिक है वो शुरू कर रखा था। और जिसमें पिछले कक्षाओं के अंदर हमने जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो जाने वाली नदियाँ हैं इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें अपन चंबल, बनास, बाणगंगा, काली सिंध, गंभीरी, पार्वती जैसी कई नदियाँ हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। बनास नदी तंत्र। बनास नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। ठीक है, इसके बाद में ये उदयपुर में जाती हैं, फिर राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और फिर सवाई माधोपुर में ये रामेश्वर के अंदर चमन नदी के अंदर है वो मिल जाती हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक 8 जिलों में वो बहने वाली नदी हैं। इस नदी के ऊपर दोस्तों जो अपने टोंक जिले के अंदर है वो बिसलपुर बांध भी बना हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। इस नदी की लंबाई, कुल लंबाई की बात करें तो 480 से 512 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इस नदी के कुछ उपनाम हैं, जिसमें से जो अपने पहले बात करें वर्णाशा, यानी जिसे वन की आशा भी कहा जाता है, इसे वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है, उसे वेरो का मठ भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इस नदी के किनारे कुछ शहर जैसे नाथद्वारा है, रेलमगरा है, मातृकुंडिया है, बिसलपुर है, टोंक है, इसके अलावा गिलूंड सभ्यता इसी नदी के किनारे आपको ध्यान में रखना है। इस नदी पर मुख्य रूप से बांध बने हुए हैं, 4-5 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, जिसमें पहले अपन बात करें नंद संबंध की। नंद संबंध बांध दोस्तों जो है अपना राजसमंद के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा जो मातृकुंडिया बांध है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। बिसलपुर बांध है वो टोंक में बना हुआ है, और इसरदा बांध भी टोंक में बना हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूर्ण भाव की दृष्टि से देखिए तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। ये एक बारहमासी नदी है, सॉरी बरसाती नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस नदी का जो जल ग्रहण है वो सर्वाधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से देखिए तो ये जल ग्रहण इसका जो है वो सर्वाधिक है। अब हम बनास की सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन बेड़च या आइड नदी की दोस्तों, तो बेड़च या आइड नदी है, इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। इसके बाद में ये उदयपुर में बहती हुई चित्तौड़गढ़ के बाद में ये बिगोद के अंदर भीलवाड़ा में बनास नदी में है वो मिल जाती है। ठीक है, उद्गम उद्गम के समय इस नदी का जो नाम होता है वो आइड नदी होता है। उसके बाद में ये उदयपुर की जो उदय सागर झील है उसमें जाकर गिरती हैं, और उदय सागर झील के बाद में इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है, अर्थात इसका नाम बेड़च नदी है वो हो जाता है। ठीक है, उदय सागर झील में गिरने के बाद में। ठीक है, आर्य सभ्यता जो है वो इसी नदी के किनारे पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ के जो अपवास गांव हैं उसके निकट में एक बांध बना है जिसका नाम है गोसुंडा का बांध, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दूसरी नदी की बात करें अपन तो गंभीरी नदी है। गंभीरी नदी का उद्गम दोस्तों जो जावद पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, इससे इसका उद्गम होता है। इसके बाद में निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। चित्तौड़ दुर्ग के नज़दीक ये बेड़स नदी के अंदर है वो मिल जाती है, आपको ध्यान में रखना है। गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर ये कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें तीसरी नदी की, मेनाल नदी की। मेनाल नदी दोस्तों इसका जो उद्गम है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से इसका जो है, सॉरी चित्तौड़ से उद्गम होता है, हाँ चित्तौड़ से उद्गम होता है। उसके बाद में ये बिगोद भीलवाड़ा में है, वो बनास नदी में मिल जाती है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बनास, बेड़च और मेनाल नदी का जो संगम होता है वो होता है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करें कोठारी नदी की। कोठारी नदी का जो उद्गम है वो दिवे राजसमंद से होता है। उसके बाद में ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, वो बनास नदी में है वो मिल जाती हैं कोठारी नदी। इस नदी पर भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। ठीक है, और बामनी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद बात करें खारी नदी की। खारी नदी का उद्गम दोस्तों बिजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में ये भीलवाड़ा, शाहपुरा, बयावर, केकड़ी और फिर टोंक में है वो बनास नदी में मिल जाती हैं। मानसी जो है खारी की सहायक नदी, आपको ध्यान में रखना है। फिर है 6 नंबर जो नदी है डाई नदी। डाई नदी का जो उद्गम की बात करें ये अजमेर से निकलती हैं। उसके बाद में टोंक में ये बनास नदी में है वो मिल जाती हैं। राजमहल टोंक में बनास, खारी, डाई का है वो त्रिवेणी संगम है वो बना हुआ है, अर्थात कि राजमहल टोंक में है ये बनास, खारी और डाई तीनों नदियाँ मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करें बांडी नदी की। बांडी नदी दोस्तों इसका जो जयपुर ग्रामीण से उद्गम होता है। उसके बाद में ये दुद्दू, दुद्दू से देवदार टोंक में ये बनास नदी में गिर जाती हैं। देवदाम टोंक में बनास, बांडी और मानसी का क्या है,
त्रिवेणी संगम है वो बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें मोरेल नदी की। मोरेल नदी दोस्तों, मोरेल नदी जो है जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है, फिर दौसा और बाद में ये सवाईमाधोपुर के अंदर जो है बनास नदी में मिल जाती हैं और इस नदी पर मोरेल बांध भी बना हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। ढूंढान इसकी मुख्य सहायक नदी है। अब त्रिवेणी संगम बने थे अपने, एक तो बिगोद में बना था, एक राजमहल में बना था और एक देवधाम, यानी ये 3 त्रिवेणी संगम बनास नदी पर बने थे, आपको ध्यान में रखना है। इनकी ट्रिक है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिगोद में जो है बनास, मेडच और मेनाल का बनता है। राजमहल में बनास, खारी और डाई का बनता है। देवधाम में बनास और इसके बाद में जो बेडच और मानसी का बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें अपन, ये जो बनास नदी है और इसकी सहायक नदी है कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद में दूसरी जो बड़ी नदी आती है चंबल नदी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। चंबल नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के जो इंदौर जिले के महू के निकट जो विंध्याचल पर्वत की जो जनापाव पहाड़ी हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर के समथिंग है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जो नदी है कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में बहती हुई जो यूपी के जो इटावा जिले में यमुना नदी में ये मिल जाती हैं। इस नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें अपने गांधी सागर बांध की, जो 1960 में बनाया गया था। इससे 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और 5 इकाइयाँ इस पर लगी हुई है विद्युत की, और ये बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध है, जो 1970 में बनाया गया था। ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बनाया गया था और ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है राणा प्रताप सागर। इस बांध पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गए हैं, जो कि राजस्थान का पहला विद्युत परमाणु संयंत्र है। इस पर 4 विद्युत इकाइयाँ हैं वो लगी हुई है, जिससे अपन 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। फिर बात करें जवाहर सागर बांध की, जो कोटा के अंदर बना हुआ है 1972 में, और यह बांध कोटा और बूंदी की सीमा पर बना हुआ है। इस पर 3 विद्युत इकाइयाँ लगी हुई है, जिससे 99 मेगावाट है वो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर चौथा बांध है की बात करें अपन कोटा सिंचाई बांध, जो कोटा के अंदर 1960 में बनाया गया था। इस बांध से केवल सिंचाई होती है, विद्युत का उत्पादन इससे नहीं होता है। सर्वाधिक फैलाव क्षमता वाला जो बांध है वो कोटा बैराज बांध है। बांधों का उत्तर से दक्षिण कई बार क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करें उत्तर के अंदर कोटा बैराज, उसके बाद में जवाहर सागर, उसके राणा सागर और गांधी सागर, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। दक्षिण से उत्तर की और भी क्रम इसका पूछा जा सकता है। चंबल घाटी जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की, इसमें 50-50% की वो साझेदारी आपको ध्यान में रखना है। अब चंबल के कुछ उपनाम हैं। ये वीडियो कुछ बड़ी होगी दोस्तों, तो आपको इसे पूरा देखना है। उपनाम कौन कौन से हैं, यानी चंबल को चर्मणवत भी कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक बारहमासी नदी आपको ध्यान में रखना है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 322 किलोमीटर है। ये सवाईमाधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 252 किलोमीटर की सीमा बनाती हैं। ये 3 राज्यों में बहती हैं, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के अंदर ये 3 राज्यों के अंदर बहने वाली नदी है। सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र वाली नदी यही है और इसका भाव क्षेत्र उत्खाद इस्लाकारती का ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चंबल की सहायक नदियाँ हैं, उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले बात करें जो बामनी नदी है। बामनी नदी का उद्गम बेंगू चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। फिर ये थोड़ी सी एमपी में जाती हैं, बाद में ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, आपको ध्यान में रखना है। बामनी और चंबल के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी का उद्गम दोस्तों देवास एमपी से बागली गांव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी झालावाड़ में रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश करती हैं तथा फिर बारां और कोटा की सीमा बनाती हुई कोटा में चंबल नदी में है वो मिल जाती है, आपको ध्यान में रखना है। तीसरी नदी है आहू नदी। आहू नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो सुसनेर एमपी के निकट जो निकलती हैं, उसके बाद में झालावाड़ में नंदपुर के समीप ये प्रवेश करती हैं। कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती हुई जो गागरोन झालावाड़ में है वो काली सिंध में गिर जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करें परवन नदी की। परवन नदी का उद्गम दोस्तों एमपी से होता है
झालावाड़ जिले से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। फिर कोटा, बाद में ये बारां में, काली सिंध में है वो मिल जाती है, आपको ध्यान में रखना है। परवन नदी के किनारे बारां में शेरगढ़ अभयारण्य भी है, और इस नदी पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है काली खो। मतलब अपन कह सकते हैं काली खो जो है वो परवन की सहायक नदी है। ठीक है, काली खो और परवन के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है मनोर थाना दुर्ग। इसको आपको ध्यान में रखना है। परवन की कुछ सहायक नदियाँ हैं, नेवज, धार और छापी, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें पार्वती नदी की। पार्वती नदी का उद्गम दोस्तों एमपी से होता है, और फिर ये वाराणसी राजस्थान में प्रवेश करती हैं। उसके बाद में ये कोटा व फिर सवाई माधोपुर और करौली की सीमा पर चमन नदी के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कुन्नू नदी की। कुन्नू नदी जो है इसके उद्गम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, फिर राजस्थान के बारा में प्रवेश करती है, और फिर एक बार ये एमपी में आती हैं और करौली में चंबल नदी में मिल जाती हैं। फिर बात करें मेज नदी की। मेज नदी जो है इसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है, फिर ये बूंदी में आती हैं, और फिर ये कोटा में है वो चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, मेज की कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे बाजन, कुराल, मांगली, ये मेज की सहायक नदी हैं। मांगली नदी पर बूंदी में एक जलप्रपात बना हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसका नाम है भीमला जलप्रपात। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में बात करें अपन बाणगंगा नदी की, तो बाणगंगा नदी को आजकल आंतरिक प्रवाह की नदियों में सम्मिलित किया जाता है। पहले यह बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी थी, परंतु अब इसे आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल किया गए हैं। इस नदी को उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से माना जाता है। इसके बाद में ये दौसा में, फिर भरतपुर में, फिर यूपी में यमुना में मिल जाती हैं। बेराट सभ्यता जो है कोटपुतली भैरोड़ ये इसी की नदी के किनारे हैं। इस नदी के कुछ उपनाम हैं। इसके उपनामों से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। उपनाम क्या क्या, यानी इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ताला नदी कहा जाता है, और रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर राम सिंह सेकंड द्वारा एक जमुआ रामगढ़ है वो बांध बनवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है उसकी चर्चा करेंगे। बात करें चुलिया जलप्रपात की, जो कि चमल नदी पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, भीमला जलप्रपात की जो मांगली नदी पर बना हुआ है बूंदी के अंदर। उसके बाद में मेनाल जलप्रपात जो मेनाल नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में दिव जलप्रपात जो कुकुंद नदी पर बना हुआ है भरतपुर जिले में। ठीक है, अब जो नदियों के त्रिवेणी संगम थे, जिसमें पहले बात करें बेणवेश डूंगरपुर की, जिसमें माई, सोम, जाखम, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। फिर राजमहल टोंक, इसमें जो तीन नदियाँ हैं कौन कौन सी है, बनास, डाई और खारी। उसके बाद में रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप इसमें आ जाता है। फिर बिगोद भीलवाड़ा जिसमें अपना जो बनास है, बेड़च है और मेला नदी है। फिर देवदान टोंक जिसमें बनास, मंडी और मानसी, यानी ये 5 मुख्य त्रिवेणी संगम है जिसे आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब कुछ जो दुर्ग हैं वो किन नदियों के संगम पर बने हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग की, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चम्बल और बामनी के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद में बात करें अपन शेरगढ़ दुर्ग की, जो धौलपुर में चम्बल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद मनोहर थाना दुर्ग जो है झालावाड़ में है, कालीखोर और परवन नदी के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद में सुवर्णगिरी दुर्ग जो है जालोर के अंदर है, जो ज्वाई और सुकड़ी नदी के संगम पर बना हुआ है, किनारे पर बना हुआ है। उसके बाद में गागरोन दुर्ग जो है ये झालावाड़ के अंदर है, जो आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। और कोटा दुर्ग जो है कोटा के अंदर है और चंबल के नज़दीक ये बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ में बेड़च और गंभीरी के संगम पर बना हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों 12 में है जो परवन नदी पर है। उसके बाद भटनेर दुर्ग की बात करें जो हनुमानगढ़ है घग्गर नदी के नज़दीक है। ठीक है, आगे बात करें नदियों के किनारे कुछ सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करें तिलवाड़ा सभ्यता जो बालोतरा में है, जो लूनी नदी के किनारे हैं। उसके बाद में सुनारी सभ्यता नीम का थाना जो कांतली नदी के किनारे हैं। उसके बाद में आड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर जो आड़ी नदी के किनारे हैं। नगरी सभ्यता चित्तौड़ जो बेड़स नदी के किनारे हैं। उसके बाद में जो रंगमहल सभ्यता है गंगानगर जो घग्गर नदी के किनारे हैं। उसके बाद में जोधपुर सभ्यता कोटपुतली बहरोड़ जोधपुरा जो साबी नदी के किनारे हैं। उसके बाद में गड़दड़ा सभ्यता है बूंदी के अंदर जो छज्जा नदी के किनारे हैं। और गणेश और सभ्यता जो नीम का थाना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कांतली नदी के किनारे आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें बागोर सभ्यता की जो भीलवाड़ा कोठारी नदी के नज़दीक है। उसके बाद में
जो बालाथल सभ्यता हैं उदयपुर के अंदर जो अपनी बेड़च नदी के किनारे हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर जो घग्गर नदी के किनारे हैं। बेरार सभ्यता ये कोटपुतली बहरोड जो बाणगंगा नदी के किनारे हैं। और गिलूण सभ्यता जो राजसमंद जो बनास नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नदियों के किनारे कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं जिसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसे हुए हैं? जो हनुमानगढ़ हैं, सूरतगढ़ है, उसके अलावा अनूपगढ़ हैं। फिर बनास की बात करें तो नाथद्वारा हैं, मातृकुंडिया, बिसलपुर, टोंक। बांडी की बात करें तो पाली और आहुआ। उसके बाद मीठड़ी के पास बात करें तो अपन फालना और बाली। हिरणी की बात करें तो कालीजरा और बांसवाड़ा। सोम की बात करें तो देव सोमनाथ। जवाई की बात करें तो एरिनपुरा, सुमेरपुर, पाली वाले जो है। खारी की बात करें तो आसिंद, गुलाबपुरा, विजयनगर। माई की बात करें तो बेणेश्वर और गलियाकोट। उसके बाद रूपनगढ़ की बात करें तो सलेमाबाद। कोठारी की बात करें तो भीलवाड़ा। पार्वती के नज़दीक है किशनगंज। फिर चम्बल के नज़दीक है कोटा, भैंसरोडगढ़, राउतबाटा, केशोरायपाटन। लूणी के नज़दीक हैं बिलाड़ा, बालोतरा, गोविंदगढ़। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से जो राजस्थान की परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है जिसे आपको एक बार देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स आपको पसंद आए होंगे। आप अपनी कॉपी में साथ साथ इसे नोट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से जाने से पहले आपको इन क्लासों के माध्यम से इसे देख सकते हैं ताकि आप कम समय में अपने हाथ से है वो नोट्स तैयार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली क्लासों में आपके लिए मैं जो जिलों से संबंधित है वो क्लास लाऊंगा। तो आप लगातार जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।